मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। भारत के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सके। भारतीय डिप्लोमेसी पर बात कर रहे थे। मैं जो बात मुझे इसमें समझने से कासिर हूं, जो मैं हमेशा पिछले 2-3 साल से बात उठा रहा हूं कि ये फॉरेन पॉलिसी कहां लेके जा रही है। भारत रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से या कह लें कि हर लिहाज से बड़ा मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का बजट पाकिस्तान के बजट से कई गुना बड़ा है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय फौज पाकिस्तान की फौज से ज्यादा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में 6ठे नंबर पर है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करे, तो जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करेंगे तो जो सारे का सारा रीजनल मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं, रीजनल कोऑपरेशन की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, मुमकिन है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? जरा काइंडली हमें एनलाइटन करें। चीमा साहब, 74 साल की हिस्ट्री में जो कई कई वाकयात ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर को शाक दिया इस वक्त। अच्छा, फिर उस ट्रस्ट फैक्टर को हमने पॉलिटिकल यूज किया, उस पे ये दोनों साइडों पे है। हमारे जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर और मजहब के ऊपर, मेरा मसला इस पे सियासत होती है, बिल्कुल टोटल सियासत होती है। अब ये मैं इस पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि आपने, पाकिस्तान ने बिल्कुल डायलॉग बंद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है, डायलॉग बंद करना सोल्यूशन है? आप डायलॉग बंद करके बैठे रहे मजीद 10 साल के लिए, आप कहें जी हमने बात नहीं करनी, इसमें से विनर कौन होगा? दूसरा कि आप दोनों ममालिक का इस वक्त आपस में ट्रेड जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल। मैं भारत में कई दफा गया हूं, मैं बल्कि 1-2 दफा बाई रोड गया हूं। जब भारत ट्रेड खुला था, दोनों साइडों पे 200-200, 300-300 लाइनें होती थी ट्रकों की। आपकी पाकिस्तान में इस वक्त दाल महंगी हो चुकी है क्योंकि आप भारत से दाल नहीं ले रहे। तो एक आप सियासी चीजों को इतना आगे ले जाएं, वोटिंग को, और एक एजेंडे पे खास कर उसको एक, जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें तो उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस इत्मीनान की फजा को बहाल करने के लिए। और मैं दूसरा यहां जिस तरह कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया। आप कौन चाहेंगे कि आपका पड़ोसी एक ऐसा भूखा आदमी बैठा हो जो सुबह शाम आपके लिए मेरा गंदी चीजें, गलत चीजें सोच रहा हो? कौन पसंद करेगा? अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना, मैं समझता हूं भारत के लिए भी बहुत जरूरी है टू हैव अ पीसफुल नेबर, अ प्रॉस्परस नेबर एट द सेम टाइम। तो ये डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे। मिसट्रस्ट होता रहा दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे गलतियां चीजें होती रही हैं। इसमें मैं अब आइडेंटिफाई कई चीजों को कर सकता हूं लेटली जो हुई पिछले 15-20 सालों में। लेकिन यह कि इसका हल सिर्फ और यही है कि डायलॉग शुरू किया जाए दोनों साइडों से, बेबी स्टेप्स लिए जाएं, और इनको आगे, इन चीजों को आगे जाना, आपको सियासत से आगे होकर सोचना होगा, आपको वोटिंग से आगे होकर सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है मेजर साहब की, मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस 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 रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू बिकॉज आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ अशोका सिविलाइजेशन एंड गुप्ता सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस वैली। हमारे एक इत्तेजाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच, और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ, सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से, वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन हिस्ट्री, मैटर ऑफ फैक्ट। हड़प्पा और दूसरी चीजें, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। और सबसे, जब तक हमने सियासत को सियासत नहीं समझना, और जब तक हमने बुर्दबारी और इन चीजों को नहीं आगे लाना, उस रीजन की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक दो चीजें हो रही हैं जो मुझे, जिनसे अफसोस होता है कि चाइना के साथ, चाइना इस वक्त, वी आर इन द सेम रीजन, वी कैन नॉट इग्नोर देयर रोल इन इट। उसमें उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर भी, और उसका इम्पैक्ट है भारत के ऊपर भी।
लेकिन ये कि मैं समझता हूँ अगर दोनों कंट्रीज दे वर्क ऑन टुवर्ड्स द पीस और समथिंग, they should get out of the shadow of China. अच्छा, मैं सब यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और एक और फ्रेमवर्क में, और वो ये है कि फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में ये एक तासुर है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो एक अग्रेसिव अप्रोच है इंडिया के अंदर। लेट्स से वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें चल नहीं सकी। भारत पाकिस्तान को लेट्स से ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहा है, FATF में करना चाह रहा है, और जगह पे बात करता है, तो वो एक अप्रोच है जो यहाँ पे चल रही है। आप क्या समझते हैं, व्हाट शुड बी डन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी तासुर है कि भारत समझता है कि पाकिस्तान से इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए, सो पाकिस्तान को छोड़ दो इसके हाल पे, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड टाइम इवन टू ट्रेड, टू हैव इकोनॉमिक्स, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट दैट मच कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। सो हम भारत क्यों पाकिस्तान को स्पेस दे टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड? हम बात करेंगे तो इट मीन लगेगा कि जी देखिए ये खित्ता बड़ा नॉर्मल है। सो भारत समझता है कि दिस इज अ राइट टाइम टू आइसोलेट पाकिस्तान। भारत समझता है दिस इज अ राइट टाइम कि आप पाकिस्तान को जो है ना वो एक लड़ो मत, लेकिन उनके लिए मसाइल जो हैं उनको सोल्यूशन भी ना दो। मसाइल अगर नहीं पैदा करें लेकिन सोल्यूशन भी ना दो, तो दैट इज वन वे टू क्रिएट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। इस सारी ये आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। सो कीपिंग इन दैट माइंड एंड लुकिंग इंडिया माइंडसेट, क्योंकि आप बड़े अच्छे से समझते हैं, what do you think, what are the prospects of the peace between both the countries and for the region as well? चीमा साहब, तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये चीमा साहब कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया टुक एडवांटेज, पाकिस्तान आइसोलेटेड इटसेल्फ। इंडिया का ये फैक्टर है कि इंडिया जो अपनी जगह बना रहा है चीमा साहब दुनिया में ना, इंडिया की आप कभी भी देखिएगा, अभी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस इंडिया की बड़ी फास्ट है, पर अगर आप आज से 2 दिहाई या दशक पहले आप देखें तो आपको लगेगा तो इंडिया की प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था 2.5% साल की ग्रोथ, इट वाज कॉल्ड डेरोगेटिवली, इट वाज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ये मैंने कई बार पढ़ा है इकोनॉमिक बुक्स में और मैगजीन्स में, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बात यह है कि इंडिया ने धीरे धीरे धीरे, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, सारी पार्टियां शामिल हैं। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इंडिया में लिबरलाइजेशन, और इंडिया ने उस चीज पे बिल्डअप करा। मोदी जी ने क्या करा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि 2014 में उन्होंने इनवाइट करा, फिर मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डिप्लोमेसी में स्टेरॉइड्स डाल दिए। उन्होंने ये करा, जो स्पीड पहले 50 की चल रही थी वो 200 की चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, he is just able to do the same thing much better, much faster with more concrete delivery। और कुछ इनोवेशन भी है, कुछ प्लानिंग भी है, जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर स्किल इंडिया है, ये काफी सारी चीजें भारत के लिए लाए। अब मैं आता हूं आपके उस क्वेश्चन पे, जब आपने बोला कि साहब एक बार वो आ गए तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता, और एक बार ने कई बार कमेंट करा, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए, क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तारड़ साहब ने बात बोली, तारड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तारड़ साहब कह रहे हैं, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया फील्स की व्हाट कैन पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल। जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां, उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी। मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है। 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव-गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे, साइकिल में, पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है, यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे, जब उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था। यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीना हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में।
उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान, इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान। बंदा लैंड, वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता, बंदा पहुंच गया घर पे एंड ही सेड, उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े, वापस आ गए। He has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, चीमा साहब, इसको simple visit मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ